सर, हेलो। नमस्कार, एक अत्यंत दुखद सूचना। 21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक इलेक्शन रैली चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। एक बड़े से ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस ब्लास्ट में भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी की मौत हो चुकी थी। तो क्या था ये केस, कैसे आप इसको फॉरेंसिक्स से कनेक्ट करोगे और इस केस में फॉरेंसिक्स का क्या रोल रहा है, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट्री और इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस चैनल में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि राजीव गांधी का असैसिनेशन कैसे हुआ, उसको फॉरेंसिक साइंस ने कैसे क्रैक किया और राजीव गांधी के असैसिनेशन का पूरा केस क्या था। ये सारी चीजें हम आज जीन जर्नल पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो द राजीव गांधी केस, अगर हम इस केस को एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, तो ये कोई आम धमाका नहीं था। ये एक ह्यूमन बॉम्ब था। एक औरत धानु, जो कि भक्तों की तरह राजीव गांधी के पास जाती है और फिर अपने कमर से बंधे हुए अराउंड 700 ग्राम आरडीएक्स से वो अपने साथ साथ राजीव गांधी के साथ साथ आसपास के सभी लोगों को एक बड़े बम धमाके में उड़ा देती है और सबकी जान वहां पे चली जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन सीरीज के साथ समझाऊंगी, ताकि आपको इस केस की डीप नॉलेज भी हो और इस केस में फॉरेंसिक्स का क्या रोल रहा है, ये भी चीजें। तो बैकग्राउंड और इवेंट की बात करें, तो राजीव गांधी जो थे वो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे उस टाइम में। तो वो लोकसभा में एक कैंपेन कर रहे थे, लोकसभा की कैंपेन कर रहे थे, जो कि 1991 इलेक्शन के लिए चल रही थी। वो कैंपेन वो बेसिकली तमिलनाडु में करने के लिए गए थे। 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर में एक वुमेन, एक औरत होती है जिसका नाम होता है कालईवानी राजरत्नम। ओके, और इनका दूसरा जो नाम था, इसका दूसरा नाम था धानु। ठीक है, ये धानु जो होती है राजीव गांधी के पास उस रैली में जाती है उनसे मिलने के लिए। उनको उनकी तरफ अप्रोच करती है, उनसे मिलने के लिए कोशिश करती है। तो एक राजीव गांधी के जो पर्सनल गार्ड्स होते हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, बट राजीव गांधी उन्हें बोलते हैं नो नो, लेट हर कम। ओके, एंड जैसे ही वो उनके पास जाती है, उनके पैर छूने के लिए ये औरत नीचे की तरफ झुकती है। और किसी को नहीं पता होता है कि उस औरत ने, भानु ने, अपनी बॉडी में, अपने कमर में अराउंड 700 ग्राम ऑफ आरडीएक्स एक्सप्लोसिव मटेरियल को बांध के रखा हुआ है। जैसे ही वो राजीव गांधी के पैर छूती है और वो बड़ा सा धमाका होता है और सारे लोगों की वहां पे मौत हो जाती है। और ये सारा इंसिडेंट वहां का एक लोकल फोटोग्राफर था जिसका नाम था हरी बाबू। वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे, उस कैंपेन को बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे थे, जहां पर इन लाइक गलती से ये पूरा का पूरा इंसिडेंट भी रिकॉर्ड हो जाता है। और बाद में कैसे ये क्रूशियल एविडेंस बनता है राजीव गांधी के असैसिनेशन के पीछे छुपे हुए लोगों को पकड़ने का, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको फॉरेंसिक्स के पर्सपेक्टिव से समझाने वाली। इस केस का इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल कैसे हुआ, ये समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये इंडिया का बहुत पॉपुलर केस था, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात थी, इंडिया की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे, तो ये केस सीधा जाके सीबीआई को हैंडल कर दिया जाता है। और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई जाती है, एसआईटी, जो कि डी आर कार्तिकेयन के अंडर पे बनाई जाती है। डी आर कार्तिकेयन उस टाइम के बहुत पॉपुलर आईपीएस ऑफिसर थे, जो कि पॉलिटिकल दबाव से हटकर काम करने के लिए उस टाइम में काफी पॉपुलर थे। तो इसलिए इनके अंडर पर एसआईटी का गठन किया जाता है। एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका सारा लिंक जाता है एक असैसिनेशन
एक असैसिनेशन पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम होता है एलटीटीई। एलटीटी मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो ये श्रीलंका का काफी पॉपुलर मिलिटेंट ग्रुप है, बट आज के टाइम में इंडिया में हम इसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डील करते हैं। ठीक है, 1998 में टाडा कोड में जो भी इन्वेस्टिगेशन चलती है, ठीक है, टाडा कोड्स ऐसे कोड्स हैं जिनको टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट के अंदर पे बनाया जाता है, जो कि बेसिकली टेररिज्म से रिलेटेड चीजों को हैंडल करते हैं। यहाँ पे 26 लोगों को एक्यूज किया जाता है, और जब बाद में इन्हें बाय यूजिंग द फॉरेंसिक एविडेंसेस एंड अदर एविडेंसेस जब इन्हें यहाँ पे कल्प्रिट घोषित कर दिया जाता है, तब इन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। तो 26 लोगों को इस केस के वजह से डेथ सेंटेंस दिया गया। क्या था ये केस, सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत पॉपुलर फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट होते हैं जो कि सेंट्रल फॉरेंसिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू इस केस में एंट्री लेते हैं, जिनका नाम था चंद्रशेखरन, परकिर स्वामी चंद्रशेखरन। ओके, तो ये उस टाइम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं जो कि तमिलनाडु में फॉरेंसिक लैब्स में काम कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली हुआ क्या था कि इनकी नजर इस केस पे थी, ऑल्दो इट वाज अ वेरी पॉपुलर एंड पॉलिटिकल केस ऑफ इंडिया। तो उस टाइम में ना ही वाज नोटिसिंग कि ये जो केस चल रहा है, ही वाज नोटिसिंग द एविडेंसेस आल्सो। तो जो वीडियोस आए थे उस टाइम में लोगों के सामने उस असैसिनेशन के, तो ये वहां पे नोटिस कर रहे थे कि वहां पे एक ऐसा कैमरा पड़ा हुआ है जिसको यूज करके कहीं ना कहीं हम उस सुसाइड बॉम्बर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो बाद में जब इन्होंने इस केस में एंट्री ली तो इन्होंने एक टेक्निक का यूज किया जो कि फोरेंसिक्स की काफी पॉपुलर टेक्निक है, जिसको हम बोलते हैं स्कल फोटो सुपर इम्पोजिशन। क्या होता है स्कल फोटो सुपर इम्पोजिशन, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बट इस टेक्निक का यूज करके इन्होंने उस सुसाइड बॉम्बर धानु को आइडेंटिफाई किया था उसके बॉडी पार्ट्स के थ्रू, उसके स्कल के बॉडी पार्ट्स के थ्रू। ओके, तो ही वॉज दैट फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस से जुड़े हुए थे। चंद्रशेखरन सर ही थे ऐसे जिन्होंने डिस्कवर की थी उस फिल्म रोल को, जो कि उस फोटोग्राफर हरि बाबू जो कि उस टाइम में उस कैंपेन को रिकॉर्ड कर रहे थे, उनके थ्रू वहां पे मिली थी। ऑल्दो हरि बाबू वाज डेड इन दैट असैसिनेशन, बट वो जो रील था ना, जो वो फोटोग्राफर के पास जो वीडियो था ना, वो अभी भी बचा हुआ था, उसको एज अ एविडेंस यूज किया गया था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कल को मैच किया और उस फोटोग्राफ से उसका फोटो निकलवाया, उस वीडियो से उस औरत का फोटो निकलवाया, और जो स्कल वहां पे मिला था, अब इमेजिन करिए वहां पे एक स्कल नहीं मिला होगा, वहां पे मल्टीपल स्कल्स मिले होंगे, राइट। फिर उस एक स्कल को ढूंढना और सुपर इम्पोजिशन करके आइडेंटिफाई करना उस व्यक्ति का चेहरा, क्लियर फेस की वो कैसी दिखती होगी, किस ओरिजिनलिटी की होगी, किस जियोग्राफी की होगी, वो सारी चीजें फाइंड आउट करी थी डॉक्टर चंद्रशेखरन ने। ओके, देखते हैं उनके कुछ वीडियो के क्लिप्स मुझे मिले थे मल्टीपल न्यूज़ चैनल इंटरव्यूज में, जो कि मैंने यहाँ पे रखे हैं। आप लोगों ने देखेंगे तो आई थिंक चीजें आपको ज्यादा इजीली समझ आएंगी। The book is an outburst of the restless mind of a scientist. Many people carry the bomb, get themselves killed in the process. A human bomb is different because the human body forms part of the bomb. The bones of the human body act like missiles with the same speed as the explosive used. यहाँ पे डॉक्टर चंद्रशेखरन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जब कोई व्यक्ति अपनी बॉडी में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को रखता है तो उसकी बॉडी का एक एक सिंगल पार्ट एक तरह के बॉम्ब, एक तरह की मिसाइल की तरह काम करता है, जो कि सिर्फ उसके साथ साथ उसके आसपास उसके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो लोग हैं उनके साथ साथ दूर दराज के लोगों को भी कितनी फ्रीक्वेंसी से हार्म कर सकता है। ही इज टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट इन दिस वीडियो। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि था कि इस केस में फॉरेंसिक्स का क्या रोल रहा है। तो फॉरेंसिक्स का इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही पाइवोटल, बहुत ही की रोल रहा है, जहाँ पे हमने मल्टीपल टेक्निक्स को यूज किया था, जैसे स्कल फोटो सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, तो ये जो टेक्निक थी ये चंद्रशेखरन सर के थ्रू यूज करी गई थी, जहाँ पे उन्होंने उस फोटोग्राफ के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को लिया, फोटोग्राफ से स्कल को सुपर इम्पोज किया और आइडेंटिफाई किया धानु द बॉम्बर को।
ओके। इसके बाद एविडेंस प्रिजर्वेशन ऑफ फिल्म एंड कैमरा। अब सोचो किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट में किसी भी एविडेंस को कलेक्ट करना कितना डिफिकल्ट है, और आपने कलेक्ट कर भी लिया, उस चीज को प्रिजर्व करके रखना और उसको प्रोटेक्ट करके रखना कितना डिफिकल्ट है। तो उस फोटोग्राफर की फिल्म रोल को कैसे प्रोटेक्ट किया गया, और वो उस ब्लास्ट में कैसे सरवाइव हुई, प्रॉपरली तो नहीं मिली होगी, ऑब्वियसली बहुत डैमेज कंडीशन में मिली होगी, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए। ये सारे चैलेंजेस तब काम आते हैं जब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, राइट। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिले थे, उन बॉडी पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे फॉरेंसिक लैब्स में हुआ था, इस चीज में डॉक्टर लालजी सिंह का क्या रोल रहा है, इस चीज की भी बात मैं इस वीडियो में आगे चल के थोड़े समय के लिए करूंगी। इसके बाद जो भी एक्सप्लोजिव एनालिसिस रहा है, क्योंकि वो औरत अपने बॉडी में 700 ग्राम्स का आरडीएक्स लेके घूम रही थी, तो उस एक्सप्लोजिव एनालिसिस में कि वो आरडीएक्स आया कहाँ से, क्वांटिटी क्या थी, कैसे उसने अपनी बॉडी पे उसको बांध के रखा था, वो सारी चीजों का एनालिसिस फॉरेंसिक्स के अंडर पे किया गया। इसके बाद मैचिंग करी गई फिजिकल एविडेंसेस की टू द सस्पेक्ट्स। ओके। तो जो भी वहां पे ऐसे एविडेंस मिले थे जिनको एज अ रेफरेंस आप यूज करके किसी इंडिविजुअल, किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते थे, किसी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते थे, या कंफर्म कर सकते थे कि यही इंसान इस केस से जुड़ा हुआ है या नहीं, ये सारी चीजें इस फॉरेंसिक्स इस केस को एक फॉरेंसिक्स के यूज के थ्रू सॉल्व करने का काम करती हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब मैंने बात करी थी स्कल सुपर इम्पोजिशन की, तो क्या होता है, आप देख रहे हो ये किसी इंडिविजुअल का नॉर्मल चेहरा है और ये उस इंडिविजुअल का स्कल है, राइट। तो इस चेहरे को, इस फोटोग्राफ को यूज करके इसके स्कल पे ऐसे फिट करना कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये स्कल इस इंडिविजुअल का है या नहीं। तो यही काम किया गया था धानु की फोटो के साथ, जो कि उस फिल्म रिकॉर्डर के वीडियो में मिली थी, उस कैमरे में मिली थी, और जो स्कल उसका उस इंसिडेंट, उस क्राइम सीन से मिला था, तो उस फोटो को उसके स्कल के साथ मैच कराया गया और कंफर्मेशन किया गया कि ये जो स्कल है, ये जो इंडिविजुअल है, यही दानू थी जिसने असैसिनेशन परफॉर्म किया था। ओके। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस सामने आए थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि आइडेंटिफिकेशन। ओके। तो इंडिविजुअल एक नहीं था, दो नहीं थे, तीन नहीं थे, हजारों लोग थे। उन हजारों लोगों में ये आइडेंटिफाई करना कि उसमें से राजीव गांधी का बॉडी पार्ट, राजीव गांधी के कपड़े, राजीव गांधी से जुड़ी चीजें कौन सी हैं, झानू से जुड़ी चीजें कौन सी है, और वहां पे जो भी लोग इन जनरल प्रेजेंट थे उनसे जुड़ी चीजें कौन सी हैं। तो ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना वो सो मच हार्डर कि वो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के सामने। और नॉट इवन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, इवन द पीपल, इवन द पुलिस पीपल हु वर कलेक्टिंग ऑल एंड ईच एविडेंसेस ऑल्सो। ओके। इसके बाद चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना, उन डेलिकेट एविडेंसेस को प्रिजर्व करके रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। जब आपके पास इतना बड़ा केस होता है, इतनी पावरफुल पर्सनालिटी का असैसिनेशन हो चुका होता है, उस चीज में कितना सारा सोसाइटल पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर होता है, उस टाइम में चेन ऑफ कस्टडी अगर जरा सा भी मिसहैंडल होती है तो क्या पूरा का पूरा केस कैसा पलट जाएगा, यू नेवर नो। तो वो सारी चीजों के प्रेशर से डील करना, उन डेलिकेट एविडेंसेस को प्रॉपरली प्रिजर्व, प्रॉपरली कलेक्ट करके रखना वाज वे मोर हार्डर देन वी थिंक। ओके। तो वो सारी चीजों को कैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस पीपल ने हैंडल किया, दैट इज लाइक वी आर जस्ट हैट्स ऑफ फॉर दिस। ओके। इसके बाद क्या हुआ, अप्लाइंग रिलेटिवली एडवांस फॉरेंसिक्स मेथड इन द एरा ऑफ 1990s। तो हमें पता है कि ये केस 1991 में हुआ था। उस टाइम में हमारे पास इतना एडवांसमेंट इन साइंस, इन टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाए। हमारा फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम में बहुत डेवलप नहीं था। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो कि उस टाइम में काम कर रहे थे जब हम राजीव गांधी के असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे। इस असैसिनेशन में डॉक्टर लालजी सिंह का क्या रोल रहता है, कैसे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंडिया में ला के उसको यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए धानु को, राजीव गांधी को, और वहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे। तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं क्योंकि बॉम्ब है, तो सबके बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से बॉडी रप्चर होके इधर उधर बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं। उन सारी चीजों को कलेक्ट करके लाना और फिर सीसीएमबी हैदराबाद में उसका डीएनए
फिंगरप्रिंटिंग का टेस्ट करना, उसको मैच करना रेफरेंसेस के साथ और ये बताना कि ये सैंपल, ये एविडेंस इस इंडिविजुअल से बिलोंग करता है। ये सारा काम, ये सारी चीज़ें जो यू नो बिहाइंड द स्टेज कर रहे थे, वो थे डॉक्टर लालजीत सिंह, जो कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू डीएनए फॉरेंसिक्स। ओके, तो इन्होंने इस इन सारे एविडेंसेस को, इन बायोलॉजिकल एविडेंसेस को यूज करके आइडेंटिफाई कर लिया था फीमेल सुसाइड बॉम्बर धानु को, और उसके बायोलॉजिकल सैंपल से जब उन्होंने कंपैरिजन किया था। ओके, तो ये रोल था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का किसी भी हाई प्रोफाइल इंडियन क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए। ऑल्दो हमें पता है, मैं इस चैनल में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ ये सारी चीजें, बट अगर मैं आपको ओवरऑल इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो मैं ऐसे कुछ करूँगी कि मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया दे देती हूँ कि सबसे पहला जो क्लू मिला था वो एक कैमरामैन के कैमरे से था, जो कि हरि बाबू का कैमरा था। फोटोग्राफर हरि बाबू भी ब्लास्ट में मारे गए, लेकिन उनका जो कैमरा था ना वो बच गया था। उस फिल्म रोल ने पूरे मर्डर प्लॉट की जो तस्वीर थी ना उसको सामने ला दिया। ठीक है, स्कल फोटो सुपर इम्पोजिशन को यूज करके ब्लास्ट के बाद ह्यूमन बॉम्ब के शक्ल का कोई पता नहीं था। फिर स्कल के थ्रू कैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट चंद्रशेखरन ने उस टेक्निक को यूज करके धानु तक पहुंचे पहुंचे और धानु की पहचान हुई, ये सारी चीजें उस टेक्निक्स में यूज करी गई थी। इसके बाद जो एक्सप्लोजिव का एनालिसिस था, तो फॉरेंसिक लैब टेस्ट ने दिखाया कि ब्लास्ट में ना आरडीएक्स का यूज हुआ था। ये एक ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल था जो कि मिलिटेंट ग्रुप्स के पास ही होता था, जो कि ऐसे ट्रेन ग्रुप्स होते थे जो कि मल्टीपल तरह के टेररिस्ट एक्शंस को परफॉर्म करते थे इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री और इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये इस क्लू ने, इस एक्सप्लोजिव के क्लू ने ही इन्वेस्टिगेशन को एलटीटीई तक पहुंचा दिया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके ट्रायल एंड इम्पैक्ट की, तो फॉरेंसिक एविडेंस ने कोर्ट में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। कैमरे की फोटोज जो थी, स्कल आइडेंटिफिकेशन था और जो एक्सप्लोजिव के रेजिड्यूज मिले थे, ये सारी चीजों ने मिलकर ही राजीव गांधी के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था। अगर मैं लेगेसी एंड रिफ्लेक्शन की बात करूं, तो राजीव गांधी असैसिनेशन केस ने इंडिया में फॉरेंसिक साइंस को एक नए लेवल तक लेके गया। उस वक्त डीएनए की जो टेक्नोलॉजी थी ना वो बहुत पॉपुलर नहीं थी, लेकिन ट्रेडिशनल फॉरेंसिक्स ने सच सामने कहीं ना कहीं कैसे भी करके ला ही दिया था। अगर आज ऐसा होता तो डीएनए प्रोफाइलिंग और 3D रिकंस्ट्रक्शन से और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है इस इन्वेस्टिगेशन को। तो ये कहानी दिखाती है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, लैब का ही एक काम नहीं है, ये इंसाफ की तलाश का एक पावरफुल टूल है। राजीव गांधी केस हमेशा याद दिलाता रहेगा कि साइंस के बिना जस्टिस अधूरा है। तो वाई हम हमेशा फॉरेंसिक्स की बात जस्टिस के साथ क्यों करते हैं? बिकॉज फॉरेंसिक का मतलब ही यही होता है कि आप ऐसे साइंस को यूज करके, ऐसे इन्वेस्टिगेशन टूल्स को यूज करके आप कैसे किसी इंसान को, किसी ऐसे इंसान को जस्टिस दिला सकते हो जो कि उसकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो ये सारी चीजें अगर आप सोसाइटल पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटी ऑफ साइंस कि आप किसी को साइंस को यूज करके आप सोसाइटी में कितना बड़ा revolution la rahe ho. That is the beauty. Thank you so much everyone for watching this video. If you are liking, then don't forget to like and subscribe. Like the video and subscribe the channel. Take care. Bye bye.